हाय एवरीवन, क्या हाल चाल हैं सबके। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअली लेकर चलूंगा, बेसिक से बिल्कुल नीचे के लेवल से ऊपर तक लेके जाऊंगा। एंड तक बने रहना। इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले अलजेब्रा के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा, फिर पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है ये बताऊंगा। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताने के बाद मैं आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, फिर एक्स की वैल्यू निकालना, और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद फिर मैं आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के साथ साथ जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा इनका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है, ग्राफ पे बनाते हैं तो इनका क्या मीनिंग होता है वो समझाऊंगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी पीवाईक्यू आए हैं उन सब पे हम बात करेंगे, और बिल्कुल एंड तक इसमें बने रहना। सारी चीजें कवर कराऊंगा। तुम्हें इसके बाद कोई भी बाहर की बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी क्वेश्चन लगाओ चाहे कोई से भी किताब उठा लो, सारे क्वेश्चन बन लेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में पूरा फिट करके चलूंगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है फैयाज हुसैन और ये है आपका अपना चैनल कॉन्सेप्ट मास्टर। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अलजेब्रा की। अलजेब्रा में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। इनकी वैल्यू जो होगी फिक्स होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 6, 5, 11/5, -10, पाई, 2.236, ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब की वैल्यू फिक्स है। और अलजेब्रा में हमारे पास दूसरे क्या आते हैं, वेरिएबल्स। और इन वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती। वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। और क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती इसलिए इनको हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है। अब क्या होता है कि कांस्टेंट हमारे नंबर्स हैं और जो वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई, जेड, ये भी क्या होते हैं, हमारे नंबर्स ही होते हैं। एक्स, वाई, जेड भी हमारे नंबर्स ही होते हैं। और जिस तरीके से तुम नंबर्स के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। वैसे ही अगर वेरिएबल के जगह पे भी हमारे नंबर ही आते हैं, तो वेरिएबल के जगह अगर नंबर आ रहे हैं तो इनको भी मैं प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। अब जब हम वेरिएबल के साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, तो जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आता है उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसे बोलूंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अगर मैं किसी कांस्टेंट और किसी वेरिएबल को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करूंगा तो उसे क्या बोलूंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखते हैं, जैसे 5 के साथ मैंने प्लस कर दिया एक्स को, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इन दोनों को प्लस किया, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया इसे क्या बोलूंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो जो मेरा 5x है यहाँ पे, इसे एक जगह लिख दे रहा हूँ वो समझाने के लिए। ये जो मेरा 5x है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को छोड़ के वेरिएबल और वेरिएबल को भी अगर आपस में प्लस करता हूँ, जैसे ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अगर यहाँ 10 लिख दे रहा हूँ तो वेरिएबल और कांस्टेंट अगर इन सबको आपस में अगर मैं जोड़ता हूँ तो इसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नॉर्मल सी बात ये समझ में आ गई होगी कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। या वेरिएबल और वेरिएबल को भी आपस में प्लस, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। अब मैं चाहता हूं इस स्क्वायर का क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, 4x होता है। 4 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, और ये क्या है, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है। अब इसको, पेरीमीटर को अगर मैं किसी मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्रेस करूंगा
तो मेरे पास दो चीज़ है, एक कांस्टेंट भी है और एक वेरिएबल भी है। ये 4 कहाँ से आया? जो हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर के पास टोटल कितनी साइड्स हैं? 4। और टोटल कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। और इनकी लेंथ क्या है हमारे पास? इसकी लेंथ मान लो x है। तो अगर मैं चाहूँ इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर में कैसे कैलकुलेट करता हूँ? पेरीमीटर मैंने कैलकुलेट किया x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। एक्स को प्लस किया, 4 बार किया। किसको प्लस कर रहे हैं? एक्स को। कितने बार कर रहे हैं? 4 से। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4x आएगा। और 4x ये किसके बराबर होगा? हमारे पेरीमीटर के बराबर होगा। तो जब हम किसी भी मैथमेटिकल या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक बच्चों को समझ आया होगा। अलजेब्रा में कांस्टेंट्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं। इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स की मदद से हम कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं या उसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। सर्कल का इक्वेशन हो गया। अभी तुम पोलिनोमियल पढ़ते हो, पोलिनोमियल में इतने सारे इक्वेशंस तुम पढ़ते हो। उस इक्वेशंस में क्या होता है? तुम्हारे पास कांस्टेंट भी हैं, वेरिएबल भी हैं, और उनका इस्तेमाल करके तुम क्या करते हो? किसी न किसी चीज़ का ग्राफ बनाते हो। जैसे हम लीनियर ग्राफ बना रहे हैं, पैराबोला बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो भी हैं, लाइन हो गया या पैराबोला हो गया, इन सब को हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूले या इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? कांस्टेंट भी चाहिए और वेरिएबल भी चाहिए। और इसी ब्रांच को, जिससे हम ऐसी चीज़ों को डील करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रा बोलते हैं। इसको अभी उतार लो, फिर आगे बताता हूँ और कुछ बेसिक चीज़ों को समझाने वाला हूँ। उतारो। अब बच्चों तुम्हें ये समझ में आ गया कि अलजेब्रा में हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और उनका यूज़ करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें मेरा एक कांस्टेंट टर्म होता है और साथ में उसके क्या होता है? वेरिएबल। अगर मान लो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, किसको? कांस्टेंट टर्म को और वेरिएबल को, तो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। अब मान लो कि इस जो वेरिएबल है हमारा, इस वेरिएबल की कोई पावर है जिसे मैं n से डिनोट करता हूँ। तो ये मेरा पावर हो गया। तो ये जो चीज़ है इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट या इसे हम क्या बोल रहे हैं? पावर। ये पावर कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। अब रियल वैल्यू क्या होता है? समझो बात को। पावर के जगह पे हमारा कोई भी रियल नंबर आ सकता है। और जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर एक्चुअली कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है रियल नंबर? रियल नंबर हमारा कलेक्शन होता है नेचुरल का, होल का, इंटीजर का, रेशनल का और इरेशनल। इन सभी नंबर्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और ये जितने भी नंबर्स हैं, चाहे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, इन सब के कलेक्शन को रियल नंबर बोलते हैं। और इसमें सारे नंबर हमारे कवर हो जाते हैं। तो अगर हम एक्सपोनेंट के जगह कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बताता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे 2x, इसकी पावर में हाफ रख सकता हूँ, और 2x की पावर 4, 5y की पावर 7, ऐसे। उसके अलावा अगर x की पावर -3 रख देता हूँ, ये भी मेरा क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है? वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, उसका एक्सपोनेंट है। यहाँ फ्रैक्शन में है, यहाँ होल नंबर या नेचुरल नंबर में है, यहाँ इंटीजर में है, कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे ये सारे एक्चुअल में रेशनल, ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये एक्चुअल में क्या है? रेशनल नंबर ही है, तो रेशनल नंबर में रख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ लिखता हूँ x की पावर 5, पाई, तो जो हमारा पाई है ये भी हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, चाहे रेशनल हो, नेचुरल हो, या फिर इंटीजर हो, या इरेशनल हो। कुछ भी अगर पावर होगी तो जो भी हमारे पास टर्म होंगे, इन सभी टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब हम समझते हैं कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
उसी को ही हम पोलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे वो मैं समझाता हूं। पोलिनोमियल्स में इसी एग्जांपल को लेता हूं। मेरे पास 2 है, मेरे पास x है और उसकी कोई पावर है। जब इस x की जो पावर है, वेरिएबल की जो भी पावर है, अगर ये वेरिएबल की जो पावर है ये क्या हो, अगर ये मेरा होल नंबर होगी, होल नंबर कौन से होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 से लेके 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक होते हैं। तो अगर हमारा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके अगर मैं पावर को होल नंबर लेता हूँ, 0 से लेके इन्फिनिटी कोई सा भी नंबर लेता हूँ जो पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट्स में ना हो, ये पावर मेरा कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। जब ये पावर मेरा सिर्फ होल नंबर होगा तभी जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं क्या नाम दे दूंगा, पोलिनोमियल्स का नाम दे दूंगा। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल्स का नाम दे दूंगा। तो पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल हमारे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है, जिनके वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है। जब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा तो उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलेंगे, और अगर नहीं होगा तो उसे पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तुमसे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे, बताना कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा पोलिनोमियल है। ठीक है, विच, एक सेकंड, चलो तुम्हें सर्कल करना है, या सवाल नहीं लिख रहा, तुम सर्कल करो कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा पोलिनोमियल है। √5z, और हम और क्या ले सकते हैं, 1/x मल्टीप्लाई 1/x। अभी इतना ही रहने देते हैं। बताओ इसमें से कौन सा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा पोलिनोमियल है। तो यहाँ ध्यान दो इसको, यहाँ पे x जो है हमारा अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर कितनी है, हाफ है, और क्योंकि पावर हाफ है इसका मतलब क्या है, पावर होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो ये पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगले वाले पे आते हैं। अब मेरा कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ये जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट मेरा कोई भी रियल नंबर हो, चाहे रेशनल हो, इरेशनल हो, चाहे कुछ भी हो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ πx², यहाँ पे मेरा पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये मेरा पोलिनोमियल है। लेकिन मेरा जो मेरा कोफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को क्या देखना है, x का जो भी पावर है वो पावर मेरा अगर होल नंबर है तो पोलिनोमियल है, और पावर होल नंबर नहीं है तो पोलिनोमियल नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि अरे ये हमारा अंडर रूट में आ गया, तो ये अंडर रूट में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि गलत हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे देखो z की जो पावर है वो क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होता है, पावर 1 होता है। ठीक, अब क्योंकि पावर 1 है तो हमारा क्या है, होल नंबर, होल नंबर है तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल है। √5 से कोई लेना देना नहीं है, चाहे रूट में हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कोफिशिएंट कुछ भी हो। जब भी मैं इसे अगर ऐसे एक्सप्रेस करना चाहूँ ax⁴n, तो ये जो मेरा a है, जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट मेरा एक्चुअल में हमेशा रियल नंबर होगा। कोई भी नंबर हो, चाहे नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, फ़र्क नहीं पड़ता। हमें किससे चेक करना है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब वो पोलिनोमियल है या नहीं है, हमें चेक करना है इसकी पावर से। अगर इसकी पावर होल नंबर होगी तो वो मेरा पोलिनोमियल होगा, अगर इसकी पावर होल नंबर नहीं होगी तो इसे पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि ये समझ आ गया होगा। इसे उतारो, फिर आगे के टर्म्स को हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बाकी सवालों को। देखो ये वाला तो हमारा क्या है, ये हमारा नहीं है, क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, हाफ है। ये पोलिनोमियल है, होल नंबर है। यहाँ देखो पोलिनोमियल की पावर, वेरिएबल की पावर क्या है, इंटीजर, इंटीजर है तो ये पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा पावर -4x, x का पावर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1, यानी कि ये भी हमारा पोलिनोमियल है।
ये भी पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे ये जो है ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर क्या है 2 और 2 क्या होता है, होल नंबर। इसकी बात करते हैं 11/12x। अब x जब भी डिनोमिनेटर में होता है तो इसकी पावर क्या है, पावर क्या होती है 1। जब ये ऊपर जाएगा न्यूमिरेटर में तो इसकी पावर क्या हो जाती है -1। सबने पढ़ रखा है ये चीज़, 9th में अगर पढ़ा हो तो ध्यान देना। देखो मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाया है कि 1/n है, अगर इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 की a की पावर n है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी -n हो जाएगी। तो ऐसी ये x नीचे है लेकिन ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। और क्योंकि उसकी पावर -1 है, डिनोमिनेटर में हमें नहीं देखना कि रेशनल है इरेशनल, हमें न्यूमिरेटर में ही देखना है। तो जब ऊपर हम जाते हैं और देखते हैं कि इसकी पावर कितनी है -1, और क्योंकि ये -1 है तो ये कोई होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बाकी चीज़ों को समझते हैं। हमने पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस पता कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, किस बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं उसके बाद समझाता हूं। 3x का स्क्वायर -4x प्लस में 7। अब देखो ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब ये जो दो कांस्टेंट और वेरिएबल है आपस में मल्टीप्लाई हैं, और ये आपस में क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये मेरा एक अलग टर्म है। ठीक है, अब ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्म, मतलब कि मुझे टर्म्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा ये अलग टर्म है वो अलग टर्म है। तो जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स होंगे, पॉलिनोमियल्स के अंदर हमारे दो टर्म्स जो होंगे या तो प्लस से या फिर माइनस से एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, ये मेरा एक अलग टर्म है और ये पूरा जो है मेरा अलग टर्म है, और ये भी मेरा क्या है, अलग टर्म है। ये टर्म इस टर्म से सेपरेट कैसे है, एक प्लस के साइन से। ये टर्म इस टर्म से सेपरेट कैसे है, माइनस के साइन से। जब भी हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में प्लस और माइनस होंगे तो हमें प्लस और माइनस के दोनों साइड वाले जो भी हमारे पास कांस्टेंट या वेरिएबल होंगे उन्हें हमें मानना पड़ेगा ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। अगर मैं लिखता हूं x+4, जो मेरा x+4 लिख दिया, अब ये जो है प्लस का साइन है, इसके दोनों तरफ जो भी हमें या तो कांस्टेंट मिलेगा या वेरिएबल मिलेगा, जो भी मिलेगा। अब ये मेरे पास मिल रहा है, ये क्या है, अलग टर्म है, ये क्या है, अलग टर्म है। अगर मैं लिखता हूँ y-10 तो ये मेरा अलग टर्म है, ये मेरा अलग टर्म है। अच्छा, अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर मैं लिखता हूँ 2 × x तो क्या ये दोनों मेरे अलग टर्म होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि ये दोनों हमारे अलग टर्म नहीं होंगे, ये दोनों कंबाइंड एक ही टर्म है। अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो तो हम उसे एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। कैसे, 2x मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो जाएगा, 2 / x ये हो गया, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी इनके बीच में प्लस माइनस आ जाए तो ये अलग टर्म होगा, ये अलग टर्म होगा, ये अलग टर्म होगा, ये अलग टर्म होगा। यानी एक टर्म दूसरे टर्म से सेपरेट होता है या तो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से। और अगर दो हमारे क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल है, उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई का या डिवाइड का साइन हो तो उसे हम अलग अलग टर्म नहीं मानेंगे, उसे एक ही टर्म मानेंगे। समझ आ गया? चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्योंकि तुम्हें यह समझ में आ गया कि टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, अब मैं समझाता हूं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कितने तरीके के हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहला हमारा होता है मोनोमियल, बहुत आसान है। मोनोमियल यानी कि जिस पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म ना हो। ठीक है, जैसे 2x की पावर 100, ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा वेरिएबल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसकी कुछ पावर है। अच्छा, तो ये मेरा एक अलग टर्म हो गया। अब देखो ऐसी y³ अलग टर्म है, अंडर रूट
जेड लिख दे रहा हूँ, ये मेरा अलग टर्म है। 2x⁵ ये मेरा क्या है, अलग टर्म है। तो ये सारे के सारे एक एक टर्म है। जब एक एक टर्म होंगे तो इन पोलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे, इन सभी पोलिनोमियल्स को हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आते हैं बाइनोमियल्स, ऐसे ही हमारे पास आते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म हो। सबसे पहले मान लो कि मैं ये टर्म लिखता हूँ 2x⁻100, और अगर इसके साथ में जोड़ दूँ इसको, प्लस का √2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया, ये अलग टर्म होगा, ये अलग टर्म होगा। टोटल कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। क्योंकि 2 टर्म हो गए तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। मोनो मतलब एक, बाय मतलब 2, नोमियल मतलब हमारे टर्म्स। ठीक है, तो 2। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं y³ माइनस में 2x⁵। अब यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें हैं, इन दो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स है। ये पूरा एक टर्म वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये जो है हमारा इससे माइनस से सेपरेट है, यहाँ पे प्लस से सेपरेट था, यहाँ माइनस से सेपरेट था। और मैंने अभी बताया अगर 2 टर्म्स तभी हम मानेंगे जब उनके बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, यानी कि प्लस और माइनस से वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, अलग अलग टर्म मानेंगे। और देखते हैं कितने टर्म है, एक ये टर्म है, ये एक टर्म है, कितने टर्म है, 2। और क्योंकि 2 टर्म है तो इस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। मोनोमियल किसे बोलेंगे, इस पूरे पोलिनोमियल को। ये एक अलग पोलिनोमियल है, ये एक अलग पोलिनोमियल है, ये अलग अलग पोलिनोमियल है। अलग अलग पोलिनोमियल को हमने टर्म्स के आधार पे बांट दिया। जिसमें एक टर्म है मोनोमियल, उस पोलिनोमियल को मोनोमियल बोल दिया। जिसमें 2 टर्म है उस पोलिनोमियल को बाइनोमियल बोल दिया। ऐसे ही जिसके अंदर 3 टर्म होंगे उन्हें ट्राइनोमियल बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म होंगे उन्हें ट्राइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल, हमारे पास ट्राइनोमियल्स हैं, ट्राइनोमियल्स। अब जैसे मान लो कि मैं x + y + z ले लिया, कितने टर्म हो गए, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। 2 अलग टर्म क्यों है, क्योंकि बीच में प्लस है। ये दोनों भी अलग क्यों है, क्योंकि इनके बीच में प्लस है। हमेशा पोलिनोमियल्स में जो टर्म्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, या तो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से। ठीक है, समझ आ रहा है। और क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है तो ये दोनों अलग टर्म है, ये दोनों भी अलग टर्म है। टोटल कितने टर्म हो गए, 1 2 3। और क्योंकि इसमें 3 टर्म है इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया, ट्राइनोमियल बोल दिया। आगे चलते हैं, x² - y/2 प्लस में z³ अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ देखो अलग टर्म, अलग टर्म, अलग टर्म, कितने टर्म, 1 2 3। ये हमारे पास 3 टर्म हो गए, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। इनके बीच में ये, अच्छा देखो, और जो टर्म्स होते हैं इनको हम साइन के साथ लेते हैं। ये पूरा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। ठीक है, हमारे टर्म्स जो है सेपरेटेड हैं किससे, या तो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से सेपरेट हैं। यहाँ माइनस से सेपरेट है, वहाँ प्लस से सेपरेट है। और टोटल कितने टर्म है, 1 2 3। और क्योंकि 3 टर्म है तो इन्हें क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब हम चौथा देखते हैं। चौथे में क्या है कि चाहे वो मोनोमियल हो चाहे बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल हो। 1 होगा तो मोनोमियल, 2 होगा तो बाइनोमियल, 3 होगा तो ट्राइनोमियल बोलोगे। 3 से अगर ज़्यादा होगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। 3 से अगर ज़्यादा टर्म होंगे तो उन्हें पोलिनोमियल। वैसे तो ये तीनों भी पोलिनोमियल ही है, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए कोई अलग से नाम है नहीं, उसे सीधा पोलिनोमियल बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस में y³ माइनस z अपॉन में a प्लस में 7। ये है, कितने टर्म है, 1 2 3 4। तो इसे सिंपली क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, वैसे तो ये सारे भी हमारे क्या है, पोलिनोमियल, लेकिन उसको अगर सेपरेट नाम देना हो मेरे को टर्म्स के आधार पे तो मैंने अलग अलग नाम दे दिया। 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 1 से ज़्यादा है या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है तो ये सारे क्या कहलाएंगे, पोलिनोमियल कहलाएंगे। समझ आ गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और उससे पहले समझाता हूँ डिग्री क्या होता है। उतार लो फटाफट, अगला टॉपिक लिखो। अगला टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ
पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब डिग्री समझाता हूँ। हमारे पास जब भी हम पोलिनोमियल लिखते हैं तो वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं कोई मोनोमियल लेता हूँ, और यहाँ समझाता हूँ बाकी वहाँ लिखवा दूंगा। मोनोमियल लेता हूँ, 2x की पावर 5 ले ली मैंने। ठीक है, अब इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, उस हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री। अगर ये मोनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है, और इस x के पास कितनी डिग्री है? 5, और वही इसकी हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री, तो डिग्री अगर मेरे को लिखनी होगी तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 5। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, इसी के एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ 2x की पावर 5 प्लस में 3x, ऐसे मैंने ले लिया। अब ये मेरा क्या है? बाइनोमियल है। अब बाइनोमियल में देखो, यहाँ भी वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है, दोनों के पास वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे उस वेरिएबल की पावर कितनी है? पावर कुछ नहीं होती, तो क्या होता है? 1। यहाँ पे कितनी पावर है? 5। दोनों में से ज़्यादा पावर किसके पास है? इसके पास है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इस पूरे पोलिनोमियल की क्या डिग्री होगी? पूरे पोलिनोमियल की पावर डिग्री क्या होगी? 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिग्री क्या होगी? 5 होगी। अगला एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरा x की पावर कितनी है? 3, x की पावर कितनी है? 2, x की पावर कितनी है? 4। अच्छा, जरूरी नहीं है x हो, x के जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। कोई भी वेरिएबल हो, मैंने क्या बोला? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल का, उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो इसका पहले डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद इसे समझाता हूँ, या पहले समझा ही दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर, यहाँ देखो 7 के पास क्या कोई वेरिएबल है? यहाँ पे क्या है? 4 के साथ वेरिएबल है एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3, इसके साथ कोई वेरिएबल है? जब कोई वेरिएबल नहीं होता तो हम मानते हैं कि x की पावर 0 है इसका वेरिएबल। ठीक है, इसे क्यों समझा रहा हूँ आगे बताऊंगा, कॉन्स्टेंट टर्म के लिए समझाना पड़ता है। अब देखो क्या है, यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है? 1, और 1 से मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा? 7 आएगा। तो वहाँ 7 लिखूँ या 7x की पावर 0 लिखूँ, दोनों बात क्या है? सेम। यानी यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी? 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 0, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 3, यहाँ की वेरिएबल की पावर 2, और यहाँ की वेरिएबल की पावर क्या है? 4। लेकिन इस पूरे पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कौन सी है? ये वाली है। और जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। और यही है हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन लिखा देता हूँ, समझा दिया। अब डेफिनेशन दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा लिखाऊंगा तो। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, किसकी? वेरिएबल की। जरूरी नहीं है वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल के तौर पे x दिया हो, x y z k l m n कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक है, उसकी हमें हाईएस्ट पावर देखनी है उस पोलिनोमियल में। उसी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी हाईएस्ट पावर देखो, और जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ठीक है, और etc कुछ भी हो सकता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, आगे समझाता हूं एग्जांपल से। मान लो ये मेरा कोई पोलिनोमियल है। ठीक है, 4y की पावर 3 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस में y प्लस 5। ठीक है, ये मेरा पोलिनोमियल है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? py, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया है? वेरिएबल अगर y लूँगा
तो पोलिनोमियल को मैं किससे डिनोट करूंगा, पी वाई से। अगर वेरिएबल मेरा इसमें एक्स होता है, जैसे मान लो कि वेरिएबल मैं 2x का स्क्वायर प्लस 5 करता हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि मेरा वेरिएबल एक्स है तो मुझे पोलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पोलिनोमियल इन द फंक्शन ऑफ एक्स। पोलिनोमियल किसके फंक्शन में है, एक्स के फंक्शन में। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स को चेंज करने पे मेरा पोलिनोमियल चेंज होगा। यहाँ पे पोलिनोमियल किसके फंक्शन में है, वाई के। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं वाई को चेंज करूंगा तो क्या होगा, मेरा पोलिनोमियल चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वाई है, इसलिए मैंने इसे पी वाई से रिप्रेजेंट किया, किसको, पोलिनोमियल को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मेरी इतनी सारी टर्म्स हैं, इन टर्म्स में जो मेरी हाईएस्ट पावर है उसे ही मैं क्या बोलूँगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा मेरा 3। अब जो है मैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम अगर देखो, अगर डिग्री क्या होती है 0, क्या डिग्री 0 हो सकती है? अगर मान लो डिग्री 0 होती है, किसी भी पोलिनोमियल में डिग्री 0 होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। वैसे तो 3 टाइप का पढ़ोगे तुम, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लेकिन लीनियर से पहले मैं समझाना चाह रहा हूं कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। आओ समझते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होता है हमारा वो पोलिनोमियल होता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू आती है। ठीक है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल, 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 पोलिनोमियल विच does not depends upon the value of variable। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है वो वेरिएबल के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। पोलिनोमियल में तुम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखो, तुम्हारा पोलिनोमियल हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये क्या होता है, कैसे होता है, आओ समझते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं, मेरा कोई पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल को मैं लिखता हूं, उस पोलिनोमियल को मैंने लिख दिया। जैसे मान लो पोलिनोमियल हो गया मेरा 5। बोलोगे 5 तो सर नंबर होता है, कांस्टेंट होता है। आपने बोला था कि अगर किसी भी कांस्टेंट को और वेरिएबल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तभी उसे पोलिनोमियल बोलेंगे। सीधा आपने यहाँ 5 को पोलिनोमियल बोल दिया। तो मैं बता रहा हूँ मैंने 5 को पोलिनोमियल क्यों बोला। मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1। क्या लिख सकता हूँ, 5 × 1। अभी भी 5 है, 5 × 1 भी क्या होगा, 5 ही होगा। पहले भी 5 है, मल्टीप्लाई करने पे भी 5 आएगा। ये 1 लिख सकता हूँ। अब तुमने एक चीज़ पढ़ी है, अगर 1 की पावर 0 होगी तो क्या बोलेंगे, 1। 2 की पावर 0 होगी क्या बोलेंगे, 1। 100 की पावर 0 होगी क्या बोलेंगे, 1। किसी भी संख्या की पावर 5 की, 6 की, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1। -2 की पावर 0 होगी क्या बोलेंगे, 1। कोई भी संख्या होगा, यहाँ तक कि अगर मैं पाई की वैल्यू भी 0 रखता हूँ तो क्या आएगा, 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो क्या आएगा, 1। तो कोई भी संख्या हो, मान लो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या यानी x की पावर 0 होगी तो क्या आएगा, 1। 9th क्लास में पढ़ते हैं, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। तो अगर कोई भी संख्या मान लो x है, उसकी पावर 0 होगी तो मैं क्या बोलूँगा, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। यानी 1 किसके बराबर है, x की पावर 0 के। 1 किसके बराबर है, x की पावर 0 के। तो 1 किसके बराबर है, x की पावर 0 के, x की पावर 0 के। और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, 5x की पावर 0। और लो ये वही तुम्हारा बन गया क्या, कि तुमने कांस्टेंट को लिया, पॉलिनोमियल बन गया। मल्टीप्लाई कर दिया तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल से। और वेरिएबल की अपनी कोई पावर भी है, वेरिएबल की अपनी कोई पावर भी है। तो ax और उसकी पावर क्या है, n यहाँ पे क्या है, 0 है। n यहाँ क्या है, 0 है। और n 0 क्या है, मेरा होल नंबर है। और क्योंकि ये होल नंबर भी है, कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, होल नंबर है, और जब भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो क्या ये पोलिनोमियल होगा, जी हाँ बिल्कुल पोलिनोमियल होगा। और क्योंकि ये मेरा पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल को मैं कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं x की जगह पे कुछ भी रखूँगा तो मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, पोलिनोमियल की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। समझाता हूँ कैसे। अब देखो, अब मैंने x की जगह पे क्या रखा, 1। तो 5x की पावर 0 है, यानी कि
x के जगह पे रख दिया 1, 1 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, अब देखो 5, 1 की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 5 1 जा 5, अभी भी 5 आया। अब इसके जगह मैंने क्या रख दिया 2, 5x की पावर 0, 5, 2 की पावर क्या हो गई 0, 2 की पावर 0 हो गई, 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, यानी अभी भी 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, कितना आएगा 5 आएगा, 5 आएगा। अगर इसके जगह मैं 3 रख दूं, 5x की पावर 0, अब यहाँ पे 5 3 की पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 3 की पावर 0 हो गई, इसका मतलब क्या है कि 5 3 की पावर 0 यानी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा अभी भी क्या आएगा 5 आएगा। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। हर बार कितनी आ रही है 5, अभी भी 5 आई, आगे भी 5 आई, उससे आगे भी 5 आई, यानी कि x की कोई भी वैल्यू रखो पोलिनोमियल 5 ही आएगा। और क्योंकि पोलिनोमियल 5 आएगा तो मैं बोल रहा हूँ px इज इक्वल टू 5, यानी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 5, पोलिनोमियल क्या है मेरा 5 है, और 5 क्या है मेरा कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्यों है कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि इस पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, फिक्स है कि 5 ही रहेगी। चाहे तुम x की कोई सी भी वैल्यू ले लो, तुम्हारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। और क्योंकि ये तुम्हारा x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, पोलिनोमियल विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यहां से समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे बोलते हैं, क्या यहां से समझ में आ रहा है? हाँ भाई कांस्टेंट बोलने वाला था, कोई बात नहीं, क्या यहां से समझ में आ रहा है कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होते हैं? और क्योंकि समझ गए तो अब जो है बच्चों मैं तुम्हें लीनियर पोलिनोमियल पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। अब हमने कांस्टेंट पोलिनोमियल पढ़ लिया है और वहां पे हमने ये देखा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होती है 0, और क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 होती है तो x के जगह पे कुछ भी रखो, वेरिएबल की पावर 0 होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और जब कांस्टेंट टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू वही रहेगी। अगर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई होके क्या होगा 5 ही रहेगा, 7 है अगर 7 उससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही रहेगा। तो हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज नहीं होती, x की वैल्यू चेंज करने पे कांस्टेंट पोलिनोमियल चेंज नहीं होता, ठीक है। पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज कब होती है, जब वो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल ना होके कौन सा पोलिनोमियल होता है, वेरिएबल पोलिनोमियल। और अब हम पढ़ने वाले हैं लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। और कांस्टेंट पोलिनोमियल को छोड़ के बाकी जितने भी पोलिनोमियल है सारे के सारे हमारे वेरिएबल पे पोलिनोमियल होते हैं। और वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसमें डिग्री जो होती है 0 होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि जिसमें डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री अगर 3 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 4 होगी उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आओ पढ़ते हैं आराम से, डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा, क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल पढ़ते हैं। लीनियर पोलिनोमियल में क्या है कि इसमें हमारी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 1। और बच्चों में एक और बात बताता हूं, हमें कैसे पता चलेगा किसी पोलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, ठीक है। अगर मेरे को पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं किसी भी पोलिनोमियल में, नंबर ऑफ टर्म्स, किसी भी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, देखो जितनी भी उसकी डिग्री है, डिग्री में 1 जोड़ दो, जो भी डिग्री है उसमें 1 जोड़ दो, उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल हमने पढ़ा, कांस्टेंट पोलिनोमियल में टोटल कितने टर्म्स हो सकते हैं, मैंने तो एक ही टर्म पढ़ा है ना, देखते हैं टोटल कितने टर्म्स पॉसिबल हैं, ठीक है। अब डिग्री कितनी है उसकी 0, 0 में क्या प्लस किया 1, तो उसके अंदर कितने टर्म्स पॉसिबल हैं 1। कांस्टेंट पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म पॉसिबल है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं पता है ना, ठीक है। अच्छा जैसे देखो मैं इसे लिखता हूँ 5 लिखता हूँ, px इज इक्वल टू 5, कितने टर्म है 1। अगर मान लो मैं कोई लीनियर पोलिनोमियल लिखता हूँ px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये मैंने एक लीनियर पोलिनोमियल ले लिया। लीनियर पोलिनोमियल में कितने टर्म होंगे, डिग्री लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है 1, तो डिग्री क्या है मैं यहाँ लिखता हूँ डिग्री 1 प्लस 1 करना है प्लस 1, टोटल कितने हो गए 2। यानी लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम कितने हमारे टर्म्स हो सकते हैं, 2 टर्म्स हो सकते हैं, एक ये टर्म और एक ये टर्म, मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं 2। ऐसे ही मेरा क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में मेरे कितने पावर होगी, वहां डिग्री कितनी होगी 2 होगी,
और +1 में कर दूंगा क्योंकि डिग्री +1 नंबर ऑफ टर्म्स देते हैं। तो जितनी डिग्री है उसमें एक जोड़ा तो कितना आया, 3 आया, 3 आया। यानी कि मेरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। और तुम क्वेश्चन सॉल्व भी करते हो, तुम्हें पहले से ही पता है, ठीक है। ऐसी मान लो मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में जो भी डिग्री है उसमें एक जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उसमें, 4 होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम और ये भी बता दूं कि इसमें तो एक ही पॉसिबल है। अब ये जो मेरा ये है, क्या नाम है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 1, ठीक है। मिनिमम 1 हो सकता है। अब मान लो कि मेरे को ये पोलिनोमियल है, इसमें कितने टर्म है, 2, ठीक है। और मैं अगर ऐसे लिख दूँ px = 2x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, एक टर्म हो गया। क्या डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि डिग्री 1 है तो क्या ये पोलिनोमियल है, हाँ है। कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, तभी उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। पोलिनोमियल पोलिनोमियल्स विद डिग्री = 1, वो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होगी उन्हें हम क्या बोल देंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कराता हूं। ये तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स बता दिए, अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स किस में कैसे निकालेंगे वो समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं लीनियर पोलिनोमियल विद डिग्री 1, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई पोलिनोमियल एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ, 2x प्लस में 5, ये क्या है मेरा, एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 5y, ठीक है, तो क्या ये मेरा लीनियर पोलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल है। डिग्री कितनी है, 1, ठीक है। डिग्री कितनी है, 1 है। और डिग्री जब 1 होती है तो वो हमारा क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। अब बोलोगे इसके अंदर 2 टर्म्स नहीं है, तो मैंने ये कहीं नहीं कहा कि 2 टर्म होगी तभी लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पोलिनोमियल तब बोलेंगे जब डिग्री 1 हो। और टर्म्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 1। कम से कम एक टर्म तो ऐसा होना चाहिए ना जिसकी डिग्री 1 हो। अगर मान लो कोई टर्म ना हो तो इसमें वेरिएबल की तो कोई डिग्री ही नहीं हुई। तो अगर वेरिएबल की कोई डिग्री रखनी है तो एक ना एक टर्म चाहिए। तो मिनिमम एक टर्म मैंने रख लिया जिसमें वेरिएबल है और उसकी डिग्री क्या है, 1, ठीक है। अगर उसकी डिग्री 1 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। तो मैक्सिमम 2 और मिनिमम कितने हो सकते हैं टर्म्स, 1 हो सकता है। प्लस अगर मान लो कि तुम कोई बच्चा बोले कि अगर मैं यहाँ जैसे ये है इसे मैं 2x मैंने ले लिया, 2x + 5, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले कि सर आप ये वाला टर्म मिटा दो, ये टर्म मिटा दो, तो ये भी तो हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। इन दोनों में से कोई एक लेना है तो मैंने इस वाले को ले लिया, इसको नहीं लिया। लेकिन ये ले लोगे तो याद रखो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 0। और क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 0 हो गई तो ये लीनियर थोड़ी रहा, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। तो इसीलिए हम हमेशा उस टर्म को रखेंगे जिसकी वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। √3z + 5/2, ये तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं, लीनियर पोलिनोमियल में। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये z है भाई, 2 नहीं है, ठीक है। और ये 2 है। अब लीनियर पोलिनोमियल के जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी मेरा पोलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्मूला, पोलिनोमियल को मैं px से डिनोट करता हूँ। कोई भी पोलिनोमियल है px से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो है इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है तो देखो मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, 2। एक टर्म ऐसा है जिसकी डिग्री कितनी है, 1, और एक टर्म ऐसा है जिसकी डिग्री नहीं है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो जिसकी पावर, डिग्री नहीं बोलूँगा, पावर बोलूँगा। यहाँ डिग्री पूरे पोलिनोमियल के लिए हम क्या बोलेंगे, डिग्री। और सिर्फ एक एक टर्म के लिए हम क्या बोलेंगे, पावर। तो इसे मैंने क्या किया, जो आगे कांस्टेंट है उसको a से डिनोट कर दिया। वेरिएबल मेरा ये रहा x, प्लस में जो भी यहाँ पे नंबर है कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, b से, ठीक है। क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसे मैं क्या बोलूँगा, कांस्टेंट बोलूँगा।
ठीक है। अब कोई भी मेरा पोलिनोमियल होता है, उस पोलिनोमियल में मेरे पास दो टाइप के टर्म्स होते हैं। कोई भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में दो तरीके के टर्म्स होते हैं। एक टर्म्स जिसके साथ कोई वेरिएबल होता है और एक टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। एक टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल है, एक टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। एक टर्म जिसके पास वेरिएबल है, दूसरे के पास वेरिएबल नहीं है। जिसके पास वेरिएबल होता है उस टर्म को बोलते हैं वेरिएबल टर्म, ठीक है। क्यों बोलते हैं वेरिएबल टर्म? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे तो हमारे इस पूरे टर्म की वैल्यू चेंज होगी। जैसे यहाँ देखो वेरिएबल है, इसके पास वेरिएबल है तो क्या बोलूँगा? वेरिएबल टर्म। अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो पूरे टर्म की वैल्यू क्या रहेगी? 2। वेरिएबल की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? 4। तो पूरे टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूं तो 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 6। और 6 तो अब इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो गई? 6। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो मेरे टर्म की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और क्योंकि टर्म्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो जब भी कोई चीज़ चेंज होती है तो क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और यहाँ पे क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है तो मैं वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ वहाँ पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 5 रहेगा। इसके पास वेरिएबल नहीं है, ये खुद से भाई मैं 5 का 5 ही सही हूँ, मैं हमेशा 5 ही रहूँगा, है ना। लेकिन ये जो है इस टर्म की वैल्यू चेंज होगी। एक्स की वैल्यू अगर मैं जैसे जैसे चेंज करूँगा तो इस टर्म की तो वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इस टर्म की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और क्योंकि इस टर्म की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। तो हमारे पास दो तरीके के टर्म्स होते हैं, सॉरी इसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल पहले बोल रहा हूँ, करेक्ट कर लेना इसको। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। तो किसी वेरिएबल के पास दो टर्म होते हैं, किसी भी पोलिनोमियल के पास दो टर्म्स होते हैं। एक जो है वेरिएबल पोलिनोमियल और एक जो है वेरिएबल टर्म, और दूसरा जो होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, दो तरीके के टर्म्स होते हैं, ठीक है। दो तरीके के बोले, ये नहीं बोला सिर्फ दो ही होते हैं, ठीक है। दो तरीके के टर्म्स होते हैं, एक कांस्टेंट टर्म होता है और एक वेरिएबल टर्म होता है। वेरिएबल टर्म वो होता है जो एक्स की अलग अलग वैल्यू पे जिसकी वैल्यू चेंज हो, और कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। वेरिएबल टर्म वो होता है जिसमें अलग अलग एक्स की वैल्यू पे पूरे टर्म की वैल्यू चेंज होगी, और कांस्टेंट टर्म वो होता है अलग अलग एक्स की वैल्यू पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो चेंज नहीं होगी तो कांस्टेंट, और ये क्या है? वेरिएबल टर्म, ठीक है। अब समझो, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे इसमें b से रिप्रेजेंट किया है, और जो मेरा वेरिएबल टर्म है उसे मैंने ax, कि जिसके पास वेरिएबल है वो वेरिएबल टर्म, ये क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म है। अब देखो जनरल फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना इंपॉर्टेंट है। जो x जो a जो है ना मेरा, वो नॉट इक्वल टू 0। a जो है मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो मैं a की जगह 1 रखता हूँ तो 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में b की जगह अगर मान लो 5 रख दिया, यही वाला, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा। a की जगह पे अगर मैं 2 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 हो जाएगा। a की जगह पे अगर 3 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस में 5 हो जाएगा। लेकिन a की जगह अगर 0 रखूँगा तो क्या होगा? 0 रखूँगा तो 0 मल्टीप्लाई x प्लस में 5, और ये 0 और x मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्लस में जो मेरा 5 है, ये जो 5 है ये प्लस में 5 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 5। यानी पोलिनोमियल क्या हो गया मेरा? 5 के बराबर आया। और 5 क्या है मेरा? px इज इक्वल टू 5, यानी कि कौन सा पोलिनोमियल बन गया? कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बन गया? कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, वे हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होगी तभी तो मैं उसे लीनियर पोलिनोमियल बोलूँगा। जैसे ही a को 0 रखूँगा, ज़ीरो रखते ही ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। खत्म होने की वजह से ये जो इसकी डिग्री है ये हट गई, ये पूरा टर्म खत्म हो गया। तो यहाँ पे x की पावर कितनी बची? अब 0। x की पावर 1 रही नहीं, x की पावर 1 वाली टर्म तो मेरी खत्म हो गई। क्या बचा? x की पावर 0 वाली। और हाईएस्ट पावर, फिर हाईएस्ट डिग्री जो है पोलिनोमियल की अब क्या है? 0 है। तो वो क्या मेरा लीनियर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जब भी हाईएस्ट डिग्री 0 होती है तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है, और जब उसकी पावर 1 होती है तो हम उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो मेरा जो है ये पूरा टर्म खत्म होते ही ये लीनियर पोलिनोमियल ना होके क्या रह जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल रह जाएगा। इसीलिए कभी भी लीनियर पोलिनोमियल के कोफिशिएंट को मैं 0, x के कोफिशिएंट को मैं 0 नहीं रख सकता। समझ में आया? 0 क्यों नहीं रख सकते? ठीक है। अच्छा, क्या मैं b को 0 रख सकता हूँ? a को चलो 0 नहीं रखा, मैं b को रखता हूँ 0। जैसे मान लो 7y प्लस 2 है, इसमें क्या करता हूँ? इसको 0 रख देता हूँ, 0 रख दिया, ठीक है। 0 हटा दिया तो क्या आ गया? 7y, मतलब यही py तुम्हारा
पी वाई क्या आ गया तुम्हारा 7y आ गया। इसे 0 रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? वेरिएबल की अभी भी पावर क्या है 1, और क्योंकि वेरिएबल की पावर अभी भी डिग्री क्या है 1 है, पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 1 है, तो इसीलिए अभी भी इसे क्या बोलेंगे हम? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आया? लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला ax प्लस में b किसको रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट टर्म को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल टर्म को। और वेरिएबल टर्म के कोफिशिएंट को हम 0 नहीं रख सकते। अगर हमने 0 रख दिया तो क्या होगा? ये पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद क्या बचेगा? कांस्टेंट टर्म। तो पोलिनोमियल हमारा कौन सा पोलिनोमियल बन जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। समझ आ रहा है? अगर इसे a को 0 रख दूंगा तो इसकी पावर 1 है, ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। अब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 रही नहीं। अब वेरिएबल की पावर जब 1 होगी, यानी जब भी पोलिनोमियल की पावर 1 होगी तभी तो लीनियर बोलूंगा। अब ये है ही नहीं, तो अब पावर जो है इसकी अब क्या है? 1 नहीं रहा। अब क्योंकि 1 नहीं रहा तो क्या इसे लीनियर पोलिनोमियल बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये पावर 0 हो गया तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। अब देखो, ये जनरल फॉर्मूला तुमने पढ़ लिया, जनरल फॉर्मूला तुमने पढ़ लिया। अब इसके बाद मैं कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, कैसे हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालते हैं और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं वो हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें लीनियर के साथ साथ क्या है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद आराम से वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के पीछे चलेंगे और समझेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, उतारो इसे। हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री किसके बराबर हो? जिसकी डिग्री 2 हो। अगर इसके किसी भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगी? 2 होगी, जिसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल की डिग्री। तो पोलिनोमियल की डिग्री अगर 2 होगी तो उसे क्या बोलूंगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलूंगा। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे टोटल कितने टर्म्स होंगे? तो मैंने बताया था टर्म्स, मैक्सिमम टर्म्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? मैक्सिमम टर्म्स निकालना है तो जो भी डिग्री है, डिग्री में 1 जोड़ दो। डिग्री कितनी है? 2 + 1, यानी टोटल टर्म्स कितने होंगे इसमें? 3। ठीक है, टोटल टर्म्स इसमें 3 होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो, मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं? 3। जैसे x² माइनस में 3x माइनस 5, ये मेरा क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ऐसे ही अगर मैं लेना चाहूँ तो 5y² माइनस 9y + 7, ये भी मेरा क्या है? एक तरीके का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या और एग्जाम्पल पॉसिबल हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के? बिल्कुल है। x² माइनस में 36, ये भी क्या है? मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब दिमाग में आएगा कि आपने बोला कि 3 टर्म्स हो सकते हैं, यहाँ तो 2 ही टर्म है। तो मैंने ये बोला कि मैक्सिमम 3 टर्म पॉसिबल हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम हमारे कितने हो सकते हैं? मिनिमम 1 हो सकता है, 3 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। और अगर यहाँ पे लिख दूँ z², तो ये भी मेरा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 2। और जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। चाहे उसके अंदर कितने भी टर्म्स हो, मैक्सिमम 3 हो, 2 हो या 1 हो, वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एक जनरल फॉर्मूला मैं ड्राइव करता हूँ, जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला पोलिनोमियल का होगा ax² प्लस में bx प्लस में c। इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स होंगे? 1 2 3। एक टर्म कौन सा होगा? कांस्टेंट टर्म, और हमारे पास 2 वेरिएबल टर्म्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं a को जो x² का कोफिशिएंट है उसको मैं 0 नहीं रख सकता। अगर मैं इसको 0 रखूंगा तो ये पूरी टर्म मेरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या बचेगा? ये बचेगा। और इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो अब मेरे पास क्या बचा? ये बचा। इसका मतलब ये पोलिनोमियल अब क्वाड्रेटिक ना रह के क्या बन जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। और क्योंकि ये पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा, इसीलिए मैं इसे x के जगह पे x² के कोफिशिएंट के जगह पे मैं 0 नहीं रख सकता। कोई भी रियल नंबर एक जगह रख सकता हूँ, लेकिन किसको नहीं रख सकता? 0 को। 0 रखते ही ये पूरी टर्म खत्म। और ये अगर टर्म खत्म हो गई तो ये बताओ किसकी तरह दिख रहा है? क्या क्वाड्रेटिक है या लीनियर है? लीनियर है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई? 1। अब क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो ये कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम a को वहां पे 0 नहीं रख सकते। ठीक है, तो ax² प्लस में bx प्लस में c,
ये जो है हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। और ध्यान देना कि यहाँ हम a को 0 के बराबर नहीं रख सकते। समझ में आया? ठीक है, इसे उतारो, फिर आगे चलते हैं। तो थर्ड टाइप का हमारा जो होता है, थर्ड टाइप का जो पोलिनोमियल है उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा? डिग्री हमारी किसके बराबर होगी? 3 के बराबर। और क्योंकि डिग्री 3 के बराबर है तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो हमारा 3 प्लस में 1 पढ़ा था ना, डिग्री में 1 जोड़ देना, उतने ही टर्म्स होंगे। डिग्री कितनी है? 3, तो 1 जोड़ोगे तो कितने टर्म्स होंगे? 4। तो जनरल फॉर्मूला में हमारे कितने टर्म्स होंगे? इसके 4 टर्म्स होंगे। ठीक, इसका भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। 4x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने टर्म्स है मैक्सिमम? 1 2 3 4। डिग्री कितनी है? 3। टर्म कितने होंगे? जितनी डिग्री होगी उससे एक ज़्यादा टर्म्स होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है? क्या अगर मैं सीधा ऐसे लिख दूँ 5z की पावर 3, क्या मैं ये लिख रहा हूँ तो क्या ये मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या है? 3। और मेरे को क्यूबिक पोलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है? बस ये जरूरी है कि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अच्छा, तो टर्म से क्या लेना देना है? क्यूबिक पोलिनोमियल का टर्म से लेना देना नहीं होता है, डिग्री से लेना देना होता है। क्योंकि जो भी हम पोलिनोमियल का जो हम डिवीजन कर रहे हैं या जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसके बेस पे कर रहे हैं? डिग्री के। तो सिर्फ हमें डिग्री देखना है। अगर डिग्री मैक्सिमम 3 है तो क्या होगा? वो हमारा क्यूबिक होगा। ठीक है, तो ये क्यूबिक हो गया। टर्म्स कितने हैं? 1 टर्म है, तो भी ये क्या कहलाएगा? हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर मान लो 2 टर्म अगर रख देता हूं, फिर इसमें 2 टर्म मैंने ले लिया, अगर ये मैं 2 टर्म ले रहा हूं तो क्या मेरा क्यूबिक कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि हाईएस्ट मेरी पावर कितनी है? 3 है। और हाईएस्ट पावर को क्या बोलता है? डिग्री। डिग्री क्योंकि 3 है तो हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ये सब तो तुमने 9th में भी पढ़ रखा है, हो सकता है कि तुमने ये सब पढ़ रखा हो, और वैसे भी आता है ये सभी बच्चों को, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, है ना। तो इसे मैं फटाफट कवर करता हूँ ताकि मेन टॉपिक्स पे आते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। ये कॉन्स्टेंट हमारा कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। बाकी 3 हमारे क्या है? वेरिएबल टर्म है। यहाँ पे भी हम क्या नहीं कर सकते? a को हम 0 के बराबर नहीं रखेंगे। a को अगर 0 रख दिया, इसके कोफिशिएंट को 0 रख दिया, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। और क्योंकि पूरा टर्म 0 हो गया तो अब ये पोलिनोमियल जो है क्यूबिक ना होके क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री की अब डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, क्योंकि अब डिग्री 2 हो गई तो अब ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। और क्वाड्रेटिक हम नहीं चाहते ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाए, इसलिए हमें a को क्या नहीं रखना पड़ेगा? 0 नहीं रखना पड़ेगा। a के जगह हमें 0 कभी नहीं रखना। अगर हम 0 रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक और टाइप ऑफ पोलिनोमियल होता है जिसे ऐसे ही मतलब आगे भी हम कर सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होगी? उसमें डिग्री अगर उस पोलिनोमियल की डिग्री अगर 4 हो गई तो उसे हम क्या बोल देंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देंगे। उसका जनरल फॉर्मूला बस लिखवा देता हूँ। अगर डिग्री इतनी है तो टर्म्स कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, बस जनरल फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। गलत फहमी क्या? तुम्हें क्या लगा था? ax की पावर 5 प्लस में ax की पावर 4 प्लस bx 3 प्लस में हमारा cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e। ठीक है, तो ये हमारे कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5। मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं? मैक्सिमम हमारे 5 टर्म्स हो सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहे तो मैं ये टर्म ये सारे पीछे को उड़ा सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं उड़ा सकता, क्योंकि इसको उड़ाया तो ये क्या बन जाएगा? हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा। ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। समझ में आया? तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करते हैं और यहाँ से हमारा लेक्चर जो है बहुत कॉन्सेप्चुअली आगे चलने वाला है। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे? किसी पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालें, और दूसरी चीज़ें हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसे उतार लो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं।
अब हम पोलिनोमियल के वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं कि हम कैसे पोलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा जो पोलिनोमियल है, जैसे मान लो ये मेरा कोई पोलिनोमियल है 5x प्लस में 9, ठीक है। अब इस पोलिनोमियल में मैं डिफरेंट x रखूंगा और मेरे पोलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे मैं x की वैल्यू अगर 1 रखूं तो मेरा पोलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 5 1 5 प्लस 9, और 5 और 9 कितने होते हैं, 14, ठीक है। अगर पोलिनोमियल की जगह मैं x की जगह अगर 2 रखता हूँ तो ये 2 रखा प्लस 9, 5 2 10 प्लस 9 कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। ऐसी अगर मैं x की जगह पे अगर 3 रखूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 × 3 प्लस में 9, 5 3 या 15 और 15 और 9 हमारे कितने होंगे, 24, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, ठीक है। x की वैल्यू चेंज करते गए, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई पोलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि मैं पोलिनोमियल की वैल्यू नहीं बता सकता। फिर वो बोलेंगे कि क्यों नहीं बता सकते, मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को x की वैल्यू दो तो मैं आपको पोलिनोमियल की वैल्यू दूंगा। वो मेरे को वेरिएबल की कोई भी वैल्यू देंगे उसे मैं वहाँ पुट करूँगा और पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल दूंगा। अच्छा, अगर कोई बोले कि भाई पोलिनोमियल की वैल्यू 9 है, ठीक है, तो अगर कोई मेरे को बोलता है पोलिनोमियल की वैल्यू 9 है तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने पोलिनोमियल निकाला और पोलिनोमियल की वैल्यू मेरी कितनी है, 24 आ रही है, ठीक है, तो मैं अगर सीधा बोल दूँ पोलिनोमियल की वैल्यू 24 आ रही है तो ये भी मैंने जो बोला ये चीज़ गलत बात बोली। इस तरीके से यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पर। तो मुझे बताना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू पे पोलिनोमियल की वैल्यू 24 आई है, ठीक है। मेरे को बताना पड़ेगा कि x की वैल्यू 3 पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है, 24 आई है। समझ रहे हो, क्योंकि पोलिनोमियल की वैल्यू डिपेंड करती है x पे, तो x जो रखूंगा उस हिसाब से मेरे पोलिनोमियल की कोई वैल्यू आएगी। तो अगर मेरे को बताना है कि मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू अगर मान लो 24 आई है, या मैं बोलता हूँ पोलिनोमियल की वैल्यू मेरी 19 आई है, तो मेरे को ये भी साथ में डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि x के कौन से वैल्यू पे पोलिनोमियल की वो वैल्यू आई है, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखो बहुत जनरल वे में समझा रखा है, बच्चों को ये लाइन समझ नहीं आती है, एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो px इज अ पोलिनोमियल इन x, मतलब इसका क्या है कि px कोई मेरा पोलिनोमियल है और वो किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में। जैसे ये पोलिनोमियल है किसके टर्म में है, x के टर्म में। अगर y के टर्म्स में होता तो इसे py लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता 5y और प्लस में 9। ये मेरे y के टर्म्स में है, ये मेरे x के टर्म्स में है, ठीक है। तो मान लो ये मेरा कोई पोलिनोमियल है जो x के टर्म्स में है। इफ k इज रियल नंबर, मान लो x की जगह पे कोई नंबर रख रहा हूँ और वो जो भी नंबर रखूंगा, जैसे सिंपल सी बात है x की जगह पे मैं कोई सा भी नंबर रख सकता हूँ, कोई सा भी रियल नंबर रख सकता हूँ। अब वो जो रियल नंबर मैं x की जगह पे रखूंगा, x की जगह पे कुछ ना कुछ रख रहा हूँ ना, तभी तो मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू आ रही है। अगर मान लो कि मैं x की जगह पे कुछ रखता हूँ, जैसे मान लो x की जगह पे मैंने क्या रखा, कोई सा भी नंबर रखा, कोई भी रियल नंबर रखा और उस रियल नंबर को मैंने क्या मान लिया, k। तो अगर x की जगह पे k कोई रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाई k, यानी कि जब मेरा पोलिनोमियल होगा उस पोलिनोमियल में, जैसे ये मेरा कोई पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में मेरे पास किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, k कोई मेरा रियल नंबर है। अगर k x के जगह पे अगर मैं k रखता हूँ और k रखने पे जो भी मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी उसे मेरे को बताना पड़ेगा कि द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट k इज इक्वल टू x। इसका मीनिंग क्या हुआ, समझो वापिस से, क्या बोल रहा है, पोलिनोमियल है कोई मेरा x के टर्म्स में है, अगर मैं x के जगह पे कोई k रखता हूँ, देखो k मान लो कोई रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x, अगर x को रिप्लेस करने पे बाई k से अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ और रिप्लेस करने के बाद जो भी पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी, ठीक है, पोलिनोमियल में अगर x की जगह पे k रखता हूँ और जो भी मेरी वैल्यू आती है, ठीक है, उस वैल्यू को मैं बोलूँगा कि पोलिनोमियल की वैल्यू आई है एट x इज इक्वल टू k। यानी कि बात समझो, यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश हो रही है, ये मेरा पोलिनोमियल है, इसके जगह पे मान लो मैंने कोई संख्या रखी k इज इक्वल टू किसके बराबर, मान लो 2, x के जगह पे मैंने 2 रखा। फिर जो मेरी ये वैल्यू आई, मुझे बताना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ ये क्या है, 19 क्या है, 19 है मेरा वैल्यू ऑफ px की वैल्यू है। कब आई है 19, कब आई है, ये जो 19 है, 19 तो मेरी वैल्यू है ना किसकी, पोलिनोमियल की। कब आई है 19, एट x इज इक्वल टू 2। जैसे मैंने ये बताया
कि 19 जो है मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू है, और ये वैल्यू कब आई है, x जब मैंने x 2 रखा है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर कभी भी तुम्हारी पोलिनोमियल की वैल्यू आती है तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि पोलिनोमियल की वैल्यू आई है, कब आई है, जब मैंने x की जगह पे कोई संख्या रखी है तो, और वो संख्या कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए उसने क्या बोल दिया, k बोल दिया कि मान लो कोई रियल नंबर है k, अगर मैं x की जगह पे k को रखूंगा तो जो भी पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी मुझे बताना पड़ेगा कि वो वैल्यू है पोलिनोमियल की, कब वो पोलिनोमियल की वैल्यू आई है, जब मैंने x की जगह पे क्या रखा, k रखा, ठीक है ना। और जो भी मेरी वैल्यू आएगी उसे किससे डिनोट करूंगा, pk से। तो pk से अब जो भी मेरी वैल्यू आई है पोलिनोमियल की, जैसे मान लो ये मेरा पोलिनोमियल है 9x प्लस में 5x प्लस में 9, ये मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू है 5x प्लस में 9। अब 5x प्लस में 9 मेरा किसके बराबर आया है, 19 के बराबर। कब आया 19 के बराबर, जब मैंने x को क्या रखा है, x को रखा मैंने 2। जब x को मैंने 2 रखा तो मेरा कितना है 19, x के जगह पे मैंने 2 रखा तो मेरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है 19। अब जो मेरा px है उसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, p2 से। अगर यही मैंने x के जगह पे k रखा तो पोलिनोमियल की जो भी वैल्यू आती उसे किससे डिनोट करता, pk से। आई होप आपको एक एक लाइन समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि इसे समझा दूं, और काफ़ी सारे टीचर्स इसे समझाने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो मोटा मोटा ये मीनिंग है कि x की वैल्यू मैं कुछ पुट कर रहा हूँ तो मेरे पोलिनोमियल की कोई वैल्यू आ रही है, तो पोलिनोमियल की जो भी वैल्यू आ रही है ना उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू पे वो पोलिनोमियल की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अगर x की जगह मैं k रखता हूँ और कोई वैल्यू आती है तो उसे मैं बोलूँगा x के जगह पे मैंने k रखा तब जाके पोलिनोमियल की वो वैल्यू आई। और जब मान लो कि x के जगह पे कोई चीज़ तुम रखते हो, जैसे ये मान लो px जो है मेरा 3x प्लस में 2 है। अगर मान लो x के जगह पे मैंने कोई संख्या रखी k यहाँ पे मान लो 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 रख दिया, x के जगह पे मैंने 2 रखा, ठीक। अब 2 रखा और ये किसके बराबर आ गया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। अब बात को समझो, x के जगह पे मैंने कोई वैल्यू रखी k, यहाँ पे क्या है 2 रखा। अब जो ये वैल्यू आई इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, pk से। k क्या है मेरा 2, तो p2 से इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि जब मैं उस पोलिनोमियल को अब ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो अब उस पोलिनोमियल को जब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू साफ साफ इस मतलब कि जब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो कोई भी इसे देख के ये बता देगा कि x के 2 रखने पे ही पोलिनोमियल की वैल्यू जो है 8 आई है। समझ में आया ना। जब भी पोलिनोमियल की वैल्यू होगी तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि कौन सी वैल्यू पे आई है। तो x की कौन सी वैल्यू पे आई है, वो 8 जो आया है पोलिनोमियल की वैल्यू, वो x की कौन से वैल्यू पे आई है। तो x की जिस भी वैल्यू पे आएगी मुझे वैसे वहाँ मार्क करना पड़ेगा कि हाँ भाई x की वैल्यू 2 पे आई है। और इस तरीके से x की वैल्यू 2 पे क्या आया है, ये आया है। तो पोलिनोमियल अब जो मेरा 8 है, पोलिनोमियल 8 जो है एक्चुअली किसकी वैल्यू है, px की। 8 जो है किसकी वैल्यू है, px की। और इस px की वैल्यू को कैसे डिनोट करूँगा मैं, कैसे डिनोट करूंगा, p2 से, ठीक है। अगर यही मैंने x के जगह पे अगर k रखा और k रखने पे मान लो कोई मेरा कोई ना कोई मेरा रिजल्ट आएगा, जैसे मान लो pk प्लस में 2 आता, सॉरी 3k प्लस में मेरा क्या आता, 2 आता। तो अब ये जो मेरा पोलिनोमियल आया है इसे px से डिनोट नहीं करूंगा, इसे किससे डिनोट करूंगा, pk से, क्योंकि जो भी ये मेरी वैल्यू आई है वो x के जगह k रखने पे आई है। इसलिए अब मैं इस पोलिनोमियल की वैल्यू को pk से क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, px से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। ये कहने की बात हो रही थी वहां पे। और अगर मेरे को पोलिनोमियल की कोई वैल्यू बतानी है तो मुझे साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू पे पोलिनोमियल की वो वैल्यू आई है, ठीक है। आगे चलते हैं और मैं आपको इसके बाद वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के साथ साथ मैं आपको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझाने की कोशिश करता हूँ। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, चलो देखते हैं। जैसे मान लो ये मेरा पोलिनोमियल है, अभी जो पोलिनोमियल लिया था उसी को ले लेते हैं, या मान लो कोई दूसरा पोलिनोमियल ले लेता हूँ। इसे मैं ले लेता हूँ, मान लो 5x प्लस में 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं x की जगह पे 1 रखूँगा तो मेरा पोलिनोमियल क्या आएगा, 1 रखने पे क्या आ रहा है मेरा, 7 आ रहा है। अगर इसके जगह मैं 2 रखता हूँ तो क्या आ रहा है मेरा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 कितना आ रहा है, 12, ठीक है। अगर मान लो इसके जगह मैं ये रखता हूँ
इसके जगह अगर मैं रखता हूँ -2/5, x के जगह पे मैंने क्या रख दिया -2/5। अब देखते हैं क्या आएगा। x के जगह पे क्या रखा मैंने -2/5 प्लस में क्या है मेरा 2, इस 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। क्या बचा मेरा -2 प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस क्या बचा 0। अब ध्यान देना यहाँ पे x1 रखने पे 7 आ रहा है, x2 रखने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है, और x की वैल्यू -2/5 रखने पे 0 आ जा रही है। तो x की वो वैल्यू, ध्यान देना, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पोलिनोमियल पे रखने पे पोलिनोमियल 0 आ जाए, उसे मैं क्या बोलूँगा, उस x की वैल्यू को मैं क्या बोलूँगा, इसे बोलूँगा 0 ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। 0 ऑफ पोलिनोमियल, 0 बोल दो या फिर क्या बोल दो इसे, और क्या बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल या जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। x की वो वैल्यू जिसे पोलिनोमियल पे रखने पे मेरा पोलिनोमियल 0 आ जाए। एक बात समझो यहाँ पे, अगर मैं x के जगह पे 0 रखता हूँ तो क्या आएगा, x के जगह पे मैंने 0 रखा तो क्या आ गया 2 आ गया। जो हमारा आंसर आएगा ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 प्लस में 2 क्या आएगा 2 आएगा हमारा, ठीक है। तो x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो इसे 0 ऑफ पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। 0 ऑफ पोलिनोमियल किसे बोलेंगे बताता हूँ। अगर x के जगह पे मैं कोई ऐसी संख्या लूँ कि मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाए, समझ रहे हो, जो ये पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल की वैल्यू अभी क्या है 7 है, अभी क्या है 12 है, यहाँ क्या है 0 है। तो जब मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उस x की वैल्यू को मैं क्या बोलूँगा 0 ऑफ पोलिनोमियल बोलूँगा, ठीक है। एक तरीके से, एक दूसरे तरीके से और समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैं इसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में x² -4, ठीक है। यहाँ पे x के जगह पे अगर मैं 2 लेता हूँ तो क्या होगा, x के जगह पे अगर 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर -4 यानी किसके बराबर आ जाएगा 4 -4, 4 -4 क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल मेरा किसके बराबर आ गया, 2 रखा तो पोलिनोमियल क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अगर इसके जगह मैं क्या रखता हूँ, इसके जगह अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -4, 1 का स्क्वायर 1 कितना आ रहा है -3। अब समझो 1 रखा, x के जगह पे क्या रखा 1, तो पोलिनोमियल किसके बराबर आया 3 के बराबर। x अगर मैंने क्या रखा है 1 रखा है, तो जो मेरा px है वो px मेरा किसके बराबर आया है -3 के बराबर, ठीक है। x अगर मैंने क्या रखा है 2 रखा है, तो x अगर 2 रखा है तो मेरा पोलिनोमियल किसके बराबर आया है, पोलिनोमियल आया है मेरा 0 के बराबर। तो x की वो वैल्यू जिसे मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा पोलिनोमियल क्या आ जाए 0 आ जाए, उस x की वैल्यू को क्या बोलूँगा, इस x की वैल्यू को, ये जो 2 आया है इसको बोलूँगा 0 ऑफ पोलिनोमियल। इसको 0 ऑफ पोलिनोमियल नहीं बोलूँगा, किसको बोलूँगा, इस 2 को क्या बोलूँगा 0 ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल समझ आ रही है बात, समझो ध्यान से समझो क्या होता है पोलिनोमियल की। देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू रखूंगा वो किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू रखने पे ये जो भी संख्या आ रही है ये सब किसकी वैल्यू होगी, पोलिनोमियल की वैल्यू होगी। मैंने x की कोई वैल्यू रख दी और इस पे मेरा पोलिनोमियल क्या हो गया 0, तो x की वो वैल्यू जिसे मैं रख दूं तो मेरा अगर पोलिनोमियल 0 हो जाए तो उस x की वैल्यू को क्या बोलूंगा 0 ऑफ पोलिनोमियल बोलूंगा। यानी यहाँ पे 0 ऑफ पोलिनोमियल क्या है, यहाँ पे मेरा -2/5 क्या है 0 ऑफ पोलिनोमियल है। क्यों 0 ऑफ पोलिनोमियल है, क्योंकि जब मैंने इसे इक्वेशन में रखा तो इसने मेरे पूरे पोलिनोमियल को क्या कर दिया 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे x के जगह 0 रखा लेकिन मेरा पोलिनोमियल 0 नहीं हुआ। अगर यही मैंने x के जगह 0 रखा होता और पूरा पोलिनोमियल अगर मेरा 0 हो जाता ना, तो उस 0 को भी मैं क्या बोलता 0 ऑफ पोलिनोमियल बोलता। बात को समझो इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, इसलिए इस 0 को मैं 0 ऑफ पोलिनोमियल, 0 ऑफ पोलिनोमियल मैं क्या करूंगा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5x और मैंने यहाँ पे ये मान लो मेरा कोई पोलिनोमियल है 5x, अब यहाँ पे x के जगह पे मान लो मैंने 0 रख दिया। अब x के जगह पे 0 रख दिया तो 5 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या आएगा 0 आएगा। अब ध्यान से देखना, x को मैंने क्या रखा 0, पोलिनोमियल क्या आया मेरा 0, तो x की वो वैल्यू जिस पे मेरा पोलिनोमियल 0 हो जाए। हमेशा किसको देखना है, पोलिनोमियल को, पोलिनोमियल 0 हुआ या नहीं हुआ। अगर पोलिनोमियल की वैल्यू मेरी 0 आ गई तो जो भी x का वैल्यू होगा उस x की वैल्यू को 0 ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आ रहा है, 0 ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है।
जीरो ऑफ पोलिनोमियल मेरा जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। यहाँ देखो, यहाँ तो ये जीरो नहीं है। पोलिनोमियल अगर मेरा जीरो आ जाए तो x की जो वैल्यू, x की जिस वैल्यू पे वो जीरो आया है, उस x की वैल्यू को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, पहले यहाँ मैंने जीरो रखा, लेकिन जीरो रखने पे आंसर क्या रहा है, 2। पोलिनोमियल मेरा जीरो नहीं हुआ, और क्योंकि पोलिनोमियल मेरा जीरो नहीं हुआ तो इस वाले जीरो को जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं बोलूंगा। और यहाँ उसके विपरीत क्या हो रहा है कि मैंने जैसे ही x के जगह पे जीरो रखा तो मेरा पोलिनोमियल भी जीरो आ गया, और जब मेरा पोलिनोमियल जीरो आएगा तो जब भी ये जीरो आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी x की वैल्यू होगी, उस x की वैल्यू को ही मैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलूंगा। वो x की वैल्यू मेरी कभी जीरो हो सकती है और कभी जीरो नहीं हो सकती। यहाँ पे भी देखो, वो x की वैल्यू जिसे मैंने यहाँ पुट किया, x की वैल्यू जब मैंने इसे पुट किया तो मेरा पोलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। और वो जब मेरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो किस x की वैल्यू पे वो जीरो हुआ है, जो भी x की वो वैल्यू होगी जिस पे वो जीरो हुआ है, उस x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। और जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो है हमारा जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो रखने पे पोलिनोमियल जीरो होता है तो उस जीरो को जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर टू रख के पोलिनोमियल जीरो हो जाता है तो उस टू को जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। और ऐसी अगर मान लो कोई रैंडमली कोई सा भी नंबर रखने पे, जैसे मान लो -2 अपन में 5 रखा मैंने x के जगह पे और मेरा पोलिनोमियल जीरो हो गया, तो अब इस -2 अपन में 5 को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि किसे जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। x की वो वैल्यू जिसे पोलिनोमियल पे रखने पे पोलिनोमियल जीरो हो जाए, उस x की वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, उतार लो इसे। अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल को एनसीईआरटी में इन जनरल के के टर्म्स में समझाया गया है। उसे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मान लो ये मेरा कोई नंबर है 2 और ये भी मेरा नंबर है ना। ये कोई रियल नंबर है, ये भी क्या है, मेरा कोई रियल नंबर है -2। ठीक है, अगर मैं मान लो किसी पोलिनोमियल में रखता हूँ, ये मेरा क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, इसको मैं रखता हूँ किसी पोलिनोमियल में, मान लो ये मेरा कोई पोलिनोमियल है, इसके अंदर इस रियल नंबर को रखता हूँ। पहले मैंने 2 को रखा, 2 को यहाँ रखा, रखने पे क्या हुआ है ना, 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 - 4, 4 - 4 कितना आ गया, 0। तो मेरा जो पोलिनोमियल की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 0। तो वो रियल नंबर जिसे मैंने x के जगह पे रखा, किसके जगह पे रखा, x के जगह पे, तो मेरा पोलिनोमियल क्या आ गया, 0। तो इस रियल नंबर को मैं बोलूँगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलूँगा। समझ आ रहा है। अब ऐसे ही मान लो ये भी मेरा एक रियल नंबर है, अगर इस रियल नंबर को यहाँ रखता हूँ, यहाँ यही है px x² -4, अगर इसके जगह पे मैं -2 रखता हूँ। ठीक है, अब -2 इसके जगह पे रख दिया, -2 का स्क्वायर होगा -4, -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 होता है, और अभी भी क्या रहा है, 0। तो -2 रखने पे भी क्या रहा है, 0। तो वो रियल नंबर जिसे x के जगह पे रखने पे मेरा पूरा पोलिनोमियल 0 के बराबर आ जाए, तो उस रियल नंबर को मैं क्या बोलूँगा, उसे भी मैं यही बोलूँगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो एक्चुअल में जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है, एक रियल नंबर है जिसे अगर x के जगह पे मैं रखता हूँ, यानी x की वैल्यू, और x की वैल्यू पे रखता हूँ और मेरा पोलिनोमियल 0 आ जाता है, तो उस x की वैल्यू को जिसे यहाँ रखने से पोलिनोमियल 0 आ गया, तो उस x की वैल्यू को ही मैं क्या बोलूँगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलूँगा। समझ आ रही है बात। ठीक है, अब मान लो कोई मेरा अब जैसे मान लो कि कोई मेरा क्या है, कोई मेरा क्या कहते हैं, रियल नंबर है, उसे मैंने k मान लिया। अब कोई मेरा पोलिनोमियल है px, मान लो यही पोलिनोमियल है। ठीक है, जो है मेरा x² -4। अब मैंने अगर x के जगह पे क्या रख दिया, क्या रख दिया, k, और k रखने पे kx² -4 मान लो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इस k को यहाँ रखने पे, क्योंकि ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो गया, pk क्या है, पोलिनोमियल की वैल्यू। अब ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कब आई है, जब x के जगह पे क्या रखा, k। तो x के जगह पे अगर मैं k रखता हूँ और मेरा पोलिनोमियल 0 आ जाता है, तो इस k को, ये जो रियल नंबर है जिसे x के जगह पे रखा और मेरा पोलिनोमियल 0 हो गया, तो इस रियल नंबर को मैं क्या बोलूँगा, इसे भी मैं यही बोलूँगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलूँगा। यानी जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्चुअल में क्या होता है, x की वो वैल्यू होती है जिसे इक्वेशन पे पुट करने पे मेरा पोलिनोमियल 0 आ जाए। जब भी मेरा पोलिनोमियल 0 आ जाएगा तो उस x की वैल्यू को जिसे मैंने x के जगह पे रखा था, उसे ही मैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलूँगा। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन है, उस लाइन को मैं
पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लाइन है एनसीईआरटी की, ठीक है। एक रियल नंबर k है, उसे जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलूंगा। कब बोलूंगा? जब उस k को x की जगह पे रखूंगा और मेरा पोलिनोमियल किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो उस k की वैल्यू को क्या बोलूंगा मैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलूंगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ और वो जो है आगे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटी क्लास में 9th क्लास में भी समझाया जाता है, 8वीं क्लास में भी समझाया जाता है, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कमज़ोर है, जिसके कॉन्सेप्ट्स वीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट समझने में उसके लिए आसानी रहे। बात को समझो। देखो क्या होता है, अगर मैं पी एक्स ले लेता हूँ, पी एक्स मेरे किसके बराबर है? मान लो 2x + 5 है, ठीक है। अगर x के जगह पे मैं 1 रखता हूँ तो ये 1 और ये 5 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अगर इसके जगह मैं 2 रखता हूँ तो क्या आ रहा है? 2 × 2 प्लस में 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 + 5 कितना आ रहा है? 4 + 5 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। बात को समझो। तो पहले मैं x की वैल्यू, मेरे को गिवन है कि पहले x की वैल्यू 1 रखो, फिर x की वैल्यू 2 रखो। x की वैल्यू रखने पे मुझे क्या हो रहा है? मुझे px की वैल्यू मिल रही है। px की वैल्यू 1 पे कितनी आ रही है? 7। और px यानी पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पे क्या आ रही है? 9 आ रही है, ठीक है। अब मेरी बात समझो। पहले मैंने क्या किया? यहाँ x की वैल्यू रखा, पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली। अब मैं इसका उल्टा करूंगा, पोलिनोमियल की वैल्यू रखूंगा और x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अगर मैंने x2 रखा तो पोलिनोमियल मेरा 9 आया। अब मैं चेक करना चाहता हूं, अगर मैं पोलिनोमियल को 9 रखता हूं तो मेरा x कितना आएगा। तो इस पोलिनोमियल में देखो क्या होगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, px को किसके बराबर रखता हूँ? 2x प्लस में 5 को मैं किसके बराबर रखता हूँ? 9 के बराबर रख देता हूँ, ठीक है। तो 2x + 5 मेरा किसके बराबर आ गया? 9 के बराबर। यानी 2x मेरा यहाँ है, 9 में से मैंने 5 को घटाया, कितना आया? 2x किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। x किसके बराबर आया? 4 / 2। और जब मैंने इससे काटा तो x कितना आया? 2 आया। अब मेरे को एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कि x की वैल्यू 2 रखा तो 9 आया, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 रखा तो पोलिनोमियल 9 आया। और पोलिनोमियल को सेम इक्वेशन में, मतलब सेम पोलिनोमियल में अगर पोलिनोमियल को 9 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? मेरी 2 आ रही है। यानी 2 रखने पे 9 आ रहा है और 9 रखने पे पोलिनोमियल को मेरे x की वैल्यू क्या आ रही है? 2। यानी मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखता हूं तो उस x पे के वैल्यू पे पोलिनोमियल की एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू तभी आएगी जब मेरा x वो वैल्यू रहेगा। समझ में आया? जैसे मान लो अगर x के जगह पे मैंने 2 रखा तो मेरा पोलिनोमियल क्या आया? 9। तो मेरा ये वाला पोलिनोमियल जो पीछे है, ये 9 हमेशा तभी आएगा जब मेरा x की जगह पे 2 होगा। अगर x को मैं चेंज कर दूंगा तो ये कभी भी 9 नहीं आएगा। यानी हर एक x के वैल्यू पे पोलिनोमियल की एक फिक्स वैल्यू आएगी और उसी में अगर मान लो, और उसी पोलिनोमियल में अगर तुमने जो फिक्स वैल्यू आई उसे रख दी और x की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो वही x की वैल्यू आएगी जिसे रखने पे वो 9 आया था। समझ में आ रहा है? मैंने 2 रखा तो क्या आया? 9 आया, ठीक है। और इसी अगर मैं पोलिनोमियल क्या आया? 9। और इस पोलिनोमियल को यहां रख रहा हूं और 9 रखने पे मेरे x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। यानी हर एक मतलब कि जो भी मेरा x की वैल्यू है यानी 2 है, उसके वैल्यू पे एक फिक्स पोलिनोमियल की वैल्यू है और इस फिक्स पोलिनोमियल की वैल्यू पे एक फिक्स x की वैल्यू है। यानी कि ये दोनों चीजें यूनिक हैं एक दूसरे के लिए। समझ में आया? जो पोलिनोमियल की वैल्यू है, जो भी पोलिनोमियल की एक वैल्यू है, मान लो कि 9, उसके लिए वो 9 तभी आएगा जब एक x के जगह पे यूनिक वैल्यू, अपने आप में इकलौती वैल्यू रखोगे तभी वो 9 आएगा और वो इकलौती वैल्यू क्या है? 2 है। समझ में आया? और सेम इसका उल्टा अगर करूं तो अगर मैं इसे 2 रखूंगा तभी वो 9 आएगा, कोई और संख्या रखूंगा तो वो 9 नहीं आएगा। और यहाँ पोलिनोमियल को अगर 9 लेके चलूंगा तभी वो 2 आएगा। अगर कोई और वैल्यू लूंगा तो वो 2 नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी वैल्यू x की किसी और वैल्यू पे आई होगी। समझ आ रही है बात? यानी कि हम दोनों तरीके से चलेंगे। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो मेरी 9 आ रही है, इसी में अगर पोलिनोमियल को मैं 9 रखता हूं तो मेरी x की वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर ये रखूंगा तो ये मिलेगा और ये रखूंगा तो वापिस से मुझे x की वैल्यू यानी कि 2 मिलेगा। समझ में आया? तो इस चीज को ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे भी। तो हमें क्या करना है? देखो, 2 चीज मैंने समझाई। यहाँ x की वैल्यू रख दी तो मुझे क्या मिला? पोलिनोमियल की वैल्यू। अगर मान लो मैं किसी पोलिनोमियल को ऐसे करता हूं, मैं किसी पोलिनोमियल को ऐसे लिखता हूं, मान लो ये मेरा पोलिनोमियल है 2x + 5 इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं कि ये मेरा किसके बराबर आ रहा है? 20 के बराबर आ रहा है, ठीक है।
मान लेता हूँ मेरा किसके बराबर आ रहा है, 20 के बराबर आ रहा है। तो अब देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यू पे 20 आता है। ठीक है, तो पहले मैंने पोलिनोमियल दे दिया, पोलिनोमियल की पहले यहाँ क्या किया, x की वैल्यू देखे पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली। अब पोलिनोमियल की वैल्यू दे दी, अब मैं चाह रहा हूँ कि तुम x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो पोलिनोमियल मेरा 20 के बराबर है, यानी 2x + 5 किसके बराबर है, 20 के बराबर, यानी 2x किसके बराबर है, 20 - 15, यानी 2x किसके बराबर हो गया मेरा, 2x किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। सॉरी, यहाँ 15 बोल रहा हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। तो 2x मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 20 - 5। ठीक, और 20 - 5 यानी 2x किसके बराबर, 15 के बराबर। x मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 15/2। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैंने इसको रखा कितना 20, तो मेरा x कितना आया, 15/2 आया। समझ में आ रहा है। अगर मैं 15/2 को इसको रखता हूँ, देखो अगर x के जगह पे अगर मैं 15/2 रखता, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा क्या आता, 20 ही आता। देखो इसे 15/2 रखा +5, देखो 2 से 2 कट गया, ये दोनों जुड़े तो क्या आएंगे, 20 आएंगे। मतलब ये 2 से 2 कट गया तो कितना है, 15 प्लस में 5 कितना आ रहा है, 20। समझ रहे हो। तो हर एक x की फिक्स वैल्यू पे y की वैल्यू फिक्स है, और मतलब वही पोलिनोमियल की वैल्यू फिक्स है। आगे पढ़ाऊंगा कि इस पोलिनोमियल को जो px है इसे हम किस पे लेके चलते हैं, y एक्सिस पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हर एक x की वैल्यू पे पोलिनोमियल की वैल्यू फिक्स है, और जब भी उस पोलिनोमियल की वैल्यू रखूंगा वहां पे, तो x की वैल्यू मेरी वही वैल्यू आएगी जिस पे रखने पे वो मेरा 20 आया था। समझ में आया। अगर मेरा पोलिनोमियल को 20 लेके चल रहा हूं, तो मेरी x की वैल्यू जो आएगी वो वही वैल्यू होगी जिसे रखने पे पोलिनोमियल किसके बराबर आया था, 20 के बराबर आया था। ठीक है, अब इस चीज को रिलेट कर रहा हूं एक और चीज से। देखो अब इसको मैं रिलेट करने वाला हूं जीरो पोलिनोमियल से, ध्यान देना। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा ये कोई पोलिनोमियल है px। ठीक है, एक्स स्क्वायर मान लो x² -9। ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दूंगा, 3, तो 3 का स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 - 9 कितना हो रहा है, 0। तो x की वो वैल्यू जिस पे मेरा पोलिनोमियल जो है क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस x की वैल्यू का क्या बोल दूंगा, 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो मैं 0 ऑफ पोलिनोमियल को जब मैं रख रहा हूँ तो मेरा पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ 0 ऑफ पोलिनोमियल को रखा, मतलब x के जगह पे अगर मैं कोई रियल नंबर रखता हूँ और मेरा पोलिनोमियल क्या रहा है, 0। ठीक है, x के जगह पे मैंने 3 रखा, पोलिनोमियल क्या आ गया, 0। और अगर इस पोलिनोमियल को मैं किसके बराबर रखता है, 0 के बराबर, तो देखता हूँ कि मेरा x क्या आता है। ठीक है, x क्या आता है, तो मैंने इसे देखा कि उधर जाके मेरा क्या हो गया, ये माइनस का 9 क्या हो गया, प्लस का 9 हो गया। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और √9 मेरा क्या होता है, √9 मेरा क्या होता है, 3। देखो अगर मैं x की कोई वैल्यू रखता हूं और पोलिनोमियल, मान लो मैंने x की वैल्यू 3 रखा, पोलिनोमियल क्या है, 0, और इसी पोलिनोमियल को अगर 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मेरी एक बात समझो, अगर मेरे को 0 ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, या तो मैं 0 ऑफ पोलिनोमियल यहाँ रख दूंगा, तो 0 ऑफ पोलिनोमियल जब मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरा पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, 0। यहाँ कोई x की वैल्यू रखता हूँ, पोलिनोमियल क्या आ गया, 0। तो पोलिनोमियल क्योंकि 0 आ गया तो इसे क्या बोलूंगा, 0 ऑफ पोलिनोमियल बोलूंगा। इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होगा, 0 ऑफ पोलिनोमियल बोलूंगा इसको। अब 0 ऑफ पोलिनोमियल रखने पे पोलिनोमियल क्या आ गया, 0। और अगर मैं पोलिनोमियल को 0 रखूंगा तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, देखो 0 ऑफ पोलिनोमियल के बराबर आएगी। समझ में आ रहा है कि x को अगर मैं कोई वैल्यू देता हूं और उसे पोलिनोमियल में रखने पे पोलिनोमियल मेरा क्या जा रहा है, 0। समझ में आ रहा है, तो पोलिनोमियल 0 आ जाएगा, तो इसे क्या बोलूंगा, 0 ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि ये 0 तभी आएगा जब x की वैल्यू 3 रखूंगा। समझ में आया, ये 0 तभी आएगा जब x की वैल्यू क्या रखूंगा, 3। और अगर मैं पोलिनोमियल के जगह 0 रख दूंगा तो x किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। समझ आ रहा है बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है तो एक बार और देख लेना, पीछे से रिपीट कर लेना, इसको समझ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, आगे चल के मेरे से बोलेगा 0 पोलिनोमियल निकालो, कि मेरा कोई इक्वेशन दे देगा, मान लो कोई इक्वेशन दे देगा, कोई इक्वेशन दे दिया ऐसे करके। अब ये कोई इक्वेशन दे दिया, ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है इसका 0 ऑफ पोलिनोमियल निकालो। अब तो मैं सोचूं कि यहाँ क्या x के जगह पे रखूं कि ये 0 के बराबर आ जाए,
तो वो x के जगह पे क्या रखूँ कि 0 के बराबर आ जाए, और जो वो x की वैल्यू होगी जिसे रखने पे ये 0 आया उस x की वैल्यू को क्या करूँगा, 0 पॉलिनोमियल बोलूँगा। तो या तो मैं सोच सोच के यहाँ देखूँ, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि भाई जो भी यहाँ रखूँगा उसके वजह से ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और मुझे पता है x की जो भी वैल्यू रखने पे अगर ये मेरा इक्वेशन, ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल क्या आएगा, 0 आएगा। x की कोई वैल्यू रखूंगा तो पॉलिनोमियल मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो पॉलिनोमियल का, अगर वो x की वैल्यू क्या होगी, 0 पॉलिनोमियल। और अगर मैं पहले ही इसे 0 मान लूँ तो जो भी मेरी x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर निकल आएगी। ठीक है, तो अगर 5x + 10 लेता हूँ तो यहाँ पे देखो 5x उधर गया माइनस का 10, ठीक है, ये x है, माइनस के 10 को डिवाइड किया 5 से, कितना आ रहा है, माइनस का 2। अगर मान लो कि मैं यहाँ 5 की जगह माइनस का 2 रखता तो क्या आता, 10 माइनस का प्लस का 10 क्या आता है, 0 आता। ठीक है, 0 आ रहा है ना। यानी कि अगर x अगर मेरा 0 पॉलिनोमियल रखूंगा तो पॉलिनोमियल आ जाएगा 0, और अगर पॉलिनोमियल को 0 रखूंगा तो x किसके बराबर आएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर आएगा। मैं समझ के चलता हूं कि ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर नहीं आई होगी तो मेरे को बताना, मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसे बहुत अच्छे से समझा दूंगा, फिर से दोबारा एक बार समझा दूंगा, और इसी के बेस पे मैं तुम्हें कोई चीज़ बताने वाला हूँ, समझो बात को। रिलेशन बिटवीन 0 ऑफ polynomial and coefficient in linear polynomial। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लीनियर पोलिनोमियल ले रहा हूं, और लीनियर पोलिनोमियल को उसके कोफिशिएंट से मैं रिलेट करके देखता हूं क्या होता है। देखो बात को समझो, मान लो उसके जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को उसके कोफिशिएंट से रिलेट करेंगे। देखो जैसे मान लो मैंने क्या लिया था, 3x प्लस में 5 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालता हूँ। इसका जब जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालता हूँ तो 3x + 5 किसके बराबर ले लूँगा, 0 के बराबर। अब जो भी मेरी x की वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी, जीरो ऑफ पोलिनोमियल के। जब पोलिनोमियल को 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो ऑफ पोलिनोमियल के। x की जगह अगर जीरो ऑफ पोलिनोमियल रखता तो पोलिनोमियल क्या जाता है, 0, और पोलिनोमियल को 0 रखूंगा तो x की जगह पे क्या आएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पहले ही समझा चुका हूँ। अब समझो, अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ये किया, अब इसको क्या करता हूँ, 3x वहाँ जाके क्या हो गया, -5, और मेरा जो ये जो है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3। अब देखो पोलिनोमियल को जब मैं 0 करके चल रहा हूँ तो जो मेरे x की वैल्यू आ रही है, ये x की वैल्यू जो आ रही है इसे मैं क्या बोलूँगा, यही है मेरा जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल को अब निकालते कैसे हैं, ये मेरी बात समझ में आ रही है। पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल को निकालते कैसे, उसे 0 के बराबर रख दो भाई, जो भी रखूंगा वो तो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर रख दो, जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी, जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगी। अब इस जीरो ऑफ पोलिनोमियल को मैं क्या कर रहा हूँ, बात समझो, इस जीरो ऑफ पोलिनोमियल को मैं रिलेट कर रहा हूँ इसके कोफिशिएंट से, ठीक है ना। जो मेरा x है ये क्या आया, मेरा जीरो पोलिनोमियल। अब देखो चेक करवा दे रहा हूँ एक बार, इसको इसमें रख के देखता हूँ क्या मेरा 0 आ रहा है। अगर x के जगह पे मैं -5/3 रखता हूँ और फिर 5 प्लस करता हूँ तो क्या मेरा पोलिनोमियल जो है 0 के बराबर आता है। 3 से 3 कट गया, -5 + 5 क्या आ रहा है, 0। यानी ये जो है ये तो कन्फर्म हो गया कि मेरा जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। अब ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या मेरे इन कोफिशिएंट से रिलेटेड है या नहीं है ये देखना है। तो मेरा ये किसके बराबर है, -5/3। अब देखो ये जो -5 है, ठीक है, अगर इस माइनस के साइन को इग्नोर कर दूं तो अंदर क्या है 5, ठीक, और अपॉन में क्या है 3। अब ये जो मेरा 3 है ये क्या है, ये है मेरा कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान दो, ये क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ x, और ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, और ऊपर क्या आ रही है ब्रैकेट में, ऊपर ब्रैकेट में क्या आ रहा है मेरा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा वो किसके बराबर होगा। जब भी लीनियर तुम पोलिनोमियल ले लो, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल ले लो, उसका जो भी जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा ना, वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसके बराबर आएगा, सीधा इक्वेशन देख के तुम बता सकते हो किसके बराबर आएगा। जो भी तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म ऊपर रख दो, कांस्टेंट टर्म। अब देखो जैसे इसका जनरल फॉर्म में लिखता हूँ तो जनरल फॉर्म हमारा क्या है, ax + में b है। अगर मैं बोलूँ इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, तुम्हारा जो भी जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा क्या होगा, x, और वो किसके बराबर आएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है b के आगे लगा दिया माइनस, माइनस कांस्टेंट टर्म।
अपॉन में क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन में रख दो ए। ठीक है, एक तो तरीका है कि तुम जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना ये सब करके जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकाल रहे हो, और दूसरा तरीका है कि तुम क्या कर लो, इसके जीरो ऑफ पोलिनोमियल को किससे रिलेट कर लो, इसके कोफिशिएंट से। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा देख के बता सकते हो कि वो उसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं है। दूसरा एग्जांपल देता हूं जिसे तुम अपने आप देख के बता दोगे कि भाई वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या। अब मान लो मैं कोई पोलिनोमियल लेता हूं, तो तुम देखते ही उसका क्या बता सकते हो, उसका क्या बता सकते हो, कोई भी पोलिनोमियल लेता हूं उसको देखते ही तुम क्या बता दोगे, उसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने क्या करता हूँ मैं लेता हूँ 5y माइनस में √3, ये मेरा एक पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल का जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा वो तुम देखते ही बता दोगे। कैसे बता दोगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या आएगा, मान लो तुम्हारा जो भी वैल्यू है y होगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वही जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगी। एक तो तरीका है कि तुम इसे जीरो के बराबर रख दो और तब तुम y की वैल्यू निकालो, जो भी y की वैल्यू होगी वही तुम्हारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगी। दूसरा तरीका क्या है, तुम यहाँ y रख दो, क्या रखना है पहले, माइनस में कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस में कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस में कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है तुम्हारा माइनस का 3, और जो भी तुम्हें लेना है टर्म उसे साइन के साथ लेना है। और कोफिशिएंट भी अगर लेना है ना तो कोफिशिएंट भी तुम साइन के साथ लोगे। मान लो कि यहाँ माइनस का 5 में रख रहा हूँ, ठीक है, तो इसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ देखा, अब इसमें माइनस का पहले ही मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है मेरा माइनस का √3। अच्छा, अब कॉन्स्टेंट टर्म √3 है, अपॉन में क्या रखूंगा, अपॉन में मैं रखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरा, हमेशा साइन के साथ लेना, अगर प्लस का है तो प्लस का लोगे, माइनस का है तो माइनस के साथ लूंगा, माइनस का 5। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 5। ठीक, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस डिवाइड में क्या होता है माइनस, क्या आ गया माइनस का 3 अपॉन में 5। ठीक है, जो भी मेरा ये जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल है ये मेरा यही है। ठीक है, अच्छा अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये मेरा जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो आया है इस फॉर्मूले से, है ना, पूरा ड्राइव करके नहीं देखा, इस फॉर्मूले से आया है, क्या वो सही आया है। अगर मैं इसे इसमें पुट कर दूँ और मेरा ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, यानी कि ये मेरा जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा। चलो चेक कर लेते हैं, इसे ऊपर चेक करते हैं। पी वाई मैंने रखा माइनस का 5, अब यहाँ पे y की जगह मेरे को क्या रखना है, माइनस में √3 अपॉन में 5 और साथ में मेरा माइनस का √3 है। ठीक है, अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 5 √3 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 5 और माइनस में √3, 5 से 5 कट गया, क्या आया हमारे पास प्लस का 3 और माइनस का प्लस का √3 और माइनस का √3, और ये क्या हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, तो आंसर क्या आ गया 0। और x की वो वैल्यू जिसे पोलिनोमियल में पुट करके हम पोलिनोमियल पे पुट करने पे पोलिनोमियल 0 आ जाए तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। देखो ये हमारा जीरो पोलिनोमियल है। अच्छा, इसे दूसरे तरीके से भी निकाल लो एक बार, अगर तुम्हें निकालना है तो चलो वैसे चेक कर लो, पूरे पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो और y की वैल्यू निकाल के देखो। तो मैंने क्या किया, माइनस 5y माइनस में √3 = 0, क्या हो रहा है मेरा माइनस का 5y ये रहा, यहाँ पे गया तो प्लस हो गया, √3 प्लस हो गया। अब यहाँ y जो है किसके बराबर, अब ये माइनस का मेरा y है। अब काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं, ये डिवाइड में लेके जा रहे हैं तो इस माइनस को प्लस करते हैं, साइन चेंज होता है, लेकिन ये भी तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके साइन चेंज होगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो √3 अपॉन में माइनस का 5, y किसके बराबर आ जाएगा -5 √3 अपॉन में 5। अब देखो ये जो तुम्हारा जीरो पोलिनोमियल आया सेम टू सेम आया। अब या तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं कि भाई ये पूरा का पूरा ड्राइव करो उतना ज़्यादा, इस तरीके से पूरा करो तो निकालो, या फिर सीधा सीधा तुम्हारे जीरो पोलिनोमियल को मैंने कोफिशिएंट के साथ क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। यहाँ पे इन जनरल मैंने कोफिशिएंट के साथ क्या कर दिया, रिलेट कर दिया कि जो भी तुम्हारा जीरो पोलिनोमियल होगा वो किसके बराबर होगा -b अपॉन में a के। अब इसी चीज़ को एनसीईआरटी में जनरली ऐसे समझा रखा है कि मान लो तुम्हारा x के जगह मैं कोई नंबर रखता हूँ k, और k रखने की वजह से मेरा a k प्लस में b जो है किसके बराबर आ जा रहा है, 0 के। ठीक है, तो मेरा k किसके बराबर होगा, अब k यानी जो जीरो पोलिनोमियल है वो किसके बराबर आएगा, k a k प्लस में b = 0 है, a k = किसके बराबर है -b, और जीरो पोलिनोमियल मेरा किसके बराबर आएगा -b अपॉन में a, और ये तुम्हारा b क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, और सामने लगा दो उसके माइनस, और अपॉन में क्या है तुम्हारा a। यानी कि यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि यहाँ से भी तुम्हारा जो जीरो पोलिनोमियल यानी कि जो k है वो किससे रिलेटेड है, इस कांस्टेंट टर्म से रिलेटेड है और उस x के कोफिशिएंट के साथ रिलेटेड है, और इसका रेशियो माइनस में ले लोगे तो उसके किसके बराबर आ जाएगा, जीरो पोलिनोमियल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना लेक्चर रहने देते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरो पोलिनोमियल समझा दिया।
अब इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक के लिए ग्राफिकल मेथड से समझाऊंगा और बिल्कुल दिमाग में फिट कर दूंगा उसको, ठीक। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेंगे और वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रिलेट करेंगे इन सभी चीजों को ही। वहां पे भी हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक में आते हैं ना, उनको उनके कोफिशिएंट के साथ हम रिलेट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ो, ये सारे नोट्स पढ़ लो। अगर समझ ना आए तो कॉमेंट्स में लिखो कि सर ये मेरे को समझ नहीं आया, इसको दोबारा समझा दीजिए। अगले लेक्चर में उसे कंप्लीटली मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट अप्रोच से उसे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ओके, टाटा, बाय बाय।